नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। आपके साथ हूं मैं प्रिया सिंह सोमवंशी। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आज का दिन याद रखा जाएगा। आज का दिन इसलिए याद रखा जाएगा कि कैसे इलेक्शन लड़ा जाता है, कैसे कैंपेनिंग होती है और कैसे प्रचार किया जाता है, कैसे दो पार्टियां एक एक सीट के लिए लड़ती हैं। आज योगी और केजरीवाल मिनट टू मिनट एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। योगी किराड़ी में थे, फिर करोल बाग गए, जनकपुरी भी पहुंचे। केजरीवाल हरिनगर, राजौरी गार्डन और मादीपुर में दिखे। ऐसा लग रहा था कि योगी की रैली और केजरीवाल की रैली एक साथ ही चल रही हो। योगी यूपी मॉडल दिखाकर केजरीवाल पर अटैक कर रहे थे, तो केजरीवाल दिल्ली मॉडल दिखाकर योगी पर अटैक कर रहे थे। योगी दिल्ली की सड़क पर गड्ढों की बातें करते दिखे, तो केजरीवाल फ्री बिजली वाले स्क्रिप्ट पढ़ते हुए नजर आए। केजरीवाल स्कूल की बात करते दिखे, तो योगी केजरीवाल मॉडल की पोल खोलते हुए दिखे। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली का चुनाव ही एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां एकदम कांटे की टक्कर है, एक एक सीट पर है। और इस वक्त सबसे बड़े गेम चेंजर दो ही लीडर्स हैं, केजरीवाल और योगी आदित्यनाथ। आज किसका पलड़ा भारी रहा, आज किसने कौन से तीखे तीर चलाए और किसका तीर निशाने पर लगा, दिल्ली की पूरी इलेक्शन रिपोर्ट आज आपको बहुत गौर से देखनी चाहिए। नमः पार्वती पतये हर हर। जय श्री राम, जय जय श्री राम। क्या 27 साल का वनवास मोदी और योगी मिलकर खत्म करेंगे? क्या 1993 के बाद पहली बार दिल्ली में मोदी और योगी बड़ा उलटफेर करेंगे? योगी ने क्या हिंट दिया है केजरीवाल पर? आम आदमी पार्टी पर योगी ने क्या कहा है? क्या पहली रैली में ही योगी का मैजिक चल गया है? इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना। तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। ऐसे लोगों को सत्ता में दोबारा आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। झूठ बोलने की एटीएम मशीन से मुक्ति पाएंगे। क्या दिल्ली में भी इस बार जबरदस्त ध्रुवीकरण होने का अंदेशा है? अगर योगी ने दिल्ली में पोलराइजेशन कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दिया, तो क्या होगा? योगी आदित्यनाथ जी आए हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। मैं योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूं, जरा देख लो, ये दुर्गति करने का सबसे बड़ा अपराधी कोई है तो और कोई नहीं, अरविंद केजरीवाल नाम का जीव इसका सबसे बड़ा अपराधी है। मैं योगी जी से पूछना, कभी कोई चिंता से अरविंद केजरीवाल ने और उनकी टीम ने नहीं किया। आज योगी आदित्यनाथ जी। अरविंद जी, एक दिन आप भी अपने मंत्रियों के गिरोह को लेकर के जाइए और यमुना जी में डुबकी तो लगाइए थोड़ा। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं। झूठ बोलने की एटीएम है। क्या सच में योगी फैक्टर गेम चेंजर होगा और 8 फरवरी को दिल्ली को एक नया विनर मिलेगा? अगर हां, तो दिल्ली में योगी अपना कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे? क्या 14 रैलियों से बीजेपी को 70 के करीब पहुंचा पाएंगे? 2025 में दिल्ली की जिन 14 सीटों पर योगी ने एक है तो सेफ है वाला प्रयोग शुरू किया है, उन सीटों पर 2020 में क्या हुआ था? किराड़ी, करोल बाग, जनकपुरी, जिन 3 सीटों से योगी ने 2025 की शुरुआत की है, वहां 2020 में क्या हुआ था? आज हम इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे। चुनाव में योगी की एंट्री से, योगी की बातों से हिंदू कितना एकजुट होता है, वोटर्स के दिमाग पर कितना असर पड़ता है, वोटर क्या सोचता है और फिर वोटिंग वाले दिन किसे वोट देता है, इलेक्शन में योगी वाले सिलेक्शन से बीजेपी को कितना फायदा होता है, हम सबका डेटा एनालिसिस आपको दिखाएंगे। सबसे पहले बात उन 3 फैक्टर्स की करते हैं
जिसे भुनाने के लिए चुनाव में बीजेपी योगी का सहारा लेती है। पहला फैक्टर है ध्रुवीकरण, यानी जिन सीटों पर पोलराइजेशन का चांस ज्यादा होता है योगी को वहां बुलाया जाता है। जहां विरोधी पार्टी मजबूत होती है उन सीटों पर विरोधियों के वोट में सेंध लगाने के लिए योगी को बुलाया जाता है। यह फैक्टर नंबर 2 है। और जिन सीटों पर बीजेपी मजबूत होती है उस सीट को सील करने के लिए भी योगी का सहारा लिया जाता है। यह फैक्टर नंबर 3 है। इसलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद अगर किसी एक नाम की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है तो वो नाम योगी आदित्यनाथ का ही है। इस बार दिल्ली में भी यही पैटर्न दिख रहा है। योगी का दिल्ली वाला चुनावी मिशन डे 1 से ही फुल स्पीड पकड़ चुका है। योगी ने पहले दिन ही पहली स्पीड से ही केजरीवाल के खिलाफ हिंदुओं को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है। कल आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार के मेरे सभी मंत्रीगण 54 मंत्री मेरे साथ प्रयागराज के संगम में एक साथ डुबकी लगाए हैं। एक साथ डुबकी लगाए हैं, पुणे के भागीदार बने हैं। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। यमुना मैया को एक गंदे नाले के रूप में बदलने का अपराध क्या उन्होंने किया है कि नहीं किया है? और अगर वह व्यक्ति इस बात का अपराधी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जिस जनता जनार्दन की इस अदालत में उन्हें कोई माफी दी जानी चाहिए। वो माफी के हकदार नहीं हो सकते। झाड़ू का बटन दबा देना, गलती मत कर देना। गलत तो नहीं कह रहा बहन जी, झाड़ू का बटन दबा देना, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बच्चों को रोटी खिलानी मुश्किल हो जाएगी। ये मर्द थोड़े से भटक जाते हैं, वो थोड़े बहुत कभी कभी बीजेपी में चले जाते हैं। उनको मर्दों को बिठा के घर में समझाना ये बीजेपी कुछ काम नहीं आने वाली, बीजेपी धोखेबाज पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। उनको बिठा के समझाना काम तो हमारा केजरीवाल ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अभी मैंने अगले 5 साल के लिए भी आपकी बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में बीजेपी के लिए 27 साल का सूखा कैसे खत्म कर सकते हैं? योगी हर सीट पर बीजेपी का मार्जिन कैसे 50% के पार पहुंचा सकते हैं? यह डिकोड करने से पहले आपको योगी का पास्ट रिकॉर्ड दिखाते हैं। शुरुआत 2023 से करते हैं, यानी वो साल जब अपनी रैली के दम पर योगी ने 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवा दी थी। ये 3 राज्य थे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तेलंगाना में भी योगी के दम पर बीजेपी ने अपने वोट शेयर में इजाफा किया था। योगी ने 2023 में 4 राज्यों की विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 92 कैंडिडेट्स के लिए 57 पब्लिक मीटिंग्स की। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि एमपी में योगी ने बीजेपी के जिन 29 कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया उनमें से 22 कैंडिडेट्स की जीत हुई, यानी यहां योगी की रैलियों का सक्सेस रेट रहा 75%। राजस्थान में योगी ने 15 कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया, 15 के 15 कैंडिडेट्स चुनाव जीत गए, यानी योगी ने वहां 100% का सक्सेस रेट अचीव किया। छत्तीसगढ़ में योगी ने 4 कैंडिडेट्स के लिए जनसभाएं और रोड शो किए और बीजेपी के चारों कैंडिडेट्स जीत गए, यहां भी 100% का सक्सेस रेट। रही बात तेलंगाना की, तो वहां योगी ने बीजेपी के 2 कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया और दोनों जीत गए, यहां भी 100% का सक्सेस रेट। इन तथ्यों से एक चीज तो क्लियर है कि जिन राज्यों में बीजेपी की जीत का चांस होता है वहां की जीत योगी की एंट्री से और ग्रैंड हो जाती है। और जहां टफ फाइट होती है, जहां बीजेपी के लिए टफ असाइनमेंट होता है, योगी वहां भी सॉलिड परफॉर्मेंस देते हैं। दिल्ली भी एक ऐसा ही राज्य है जहां मोदी से पहले योगी की एंट्री हो गई और योगी ने 5 फरवरी यानी वोटिंग वाले दिन के लिए बीजेपी के फेवर में जबरदस्त फील्डिंग कर दी है।
सड़क से लेकर बिजली पानी तक दिल्ली की आप सरकार की पोल खोल दी है। क्या बना दिया है? सड़क पे गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, कोई पता ही नहीं लग रहा है। मैं जब से चल रहा हूं यही दिल्ली के अंदर देख रहा हूं। बहन और भाइयों, ये हमने खिलवाड़ करने की छूट एक व्यक्ति को और उनके गिरोह को क्यों दे दी है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का पाप का भुक्तभोगी हमारी पावन मथुरा वृंदावन के श्रद्धालुओं को और संतों को भी उठाना पड़ता है। आजकल मैं सुन रहा हूं अपने भाषणों में से अरविंद केजरीवाल जी बार बार उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कोई सहयोग नहीं किया। ये सहयोग नहीं करना चाहते। दिल्ली बदलने की नहीं, इन लोगों ने दिल्ली को तो एक कूड़ा घर बना दिया है। इनका तो एक ही कार्य है, प्रातः काल होते ही सोशल मीडिया पर झूठे ट्वीट करना, झूठी फिल्मों का प्रदर्शन करना, झूठे प्रेस वक्तव्य और प्रेस वार्ता के माध्यम से केवल गुमराह करने वाले वक्तव्यों को देना। श्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, हम उनका तहे दिल से दिल्ली में स्वागत करते हैं। दिल्ली दिल वालों की है। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में उनकी 10 साल से सरकार है, बीजेपी वालों की डबल इंजन सरकार है। मैं योगी जी से पूरी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कितने कितने घंटे के पावर कट लगते हैं, जरा बताएं हमको। तो देख लेना, गलत बटन दबा दिया तो 4,000 रुपए महीने का चूना लग जाएगा। कमल का बटन दबा दिया तो 4,000 रुपए महीने का चूना लग जाएगा। सवाल है कि क्या दिल्ली में योगी का बटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मूला जमीन पर काम करेगा? क्या योगी के इस फॉर्मूले से 27 साल बाद बीजेपी का ग्राफ बढ़ेगा? यह समझने के लिए आपको कुछ फैक्ट्स बहुत ध्यान से देखने होंगे। इस बार दिल्ली चुनाव में योगी 14 रैलियां कर रहे हैं। पिछली बार यानी 2020 में दिल्ली में योगी ने 12 रैलियां की थी, लेकिन तब योगी का स्कोर 310 ही था। उस वक्त जिन सीटों पर योगी पहुंचे थे उनमें से सिर्फ करावल नगर सीट, रोहिणी सीट और बदरपुर सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। 2 सीट पर 50% से ज्यादा और 1 सीट पर बीजेपी ने 47% वोट शेयर हासिल किया था। बाकी सीट जहां योगी ने 2020 में रैलियां की थी उनमें से नरेला सीट पर 41.7%, तुगलकाबाद सीट पर 41.9%, ओखला सीट पर 29.8%, विकासपुरी सीट पर 38.5%, उत्तम नगर सीट पर 44%, द्वारका सीट पर 41.7%, महरौली सीट पर 38.7%, पटपड़गंज सीट पर 47.3% और शाहदरा सीट पर 45.5% वोट शेयर बीजेपी को मिला था। लेकिन ये सारी सीटें आम आदमी पार्टी ने जीत ली थी। योगी 2025 में जिन सीटों पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं उनमें से 2012 वाली 5 सीटों को शामिल किया गया है। 2012 वाली बाकी 7 सीटों पर योगी का चुनाव प्रचार नहीं होगा। इस बार बीजेपी ने स्ट्रेटजी बदली है और योगी के चुनाव प्रचार के लिए 9 नई सीटें चुनी हैं और उन्हीं में से एक सीट है किराड़ी की, जहां से योगी ने दिल्ली के चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया है। 2013 में किराड़ी सीट पर बीजेपी ने 52.4% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी। तब आप 17.2% पर थी। 2015 में बीजेपी इस सीट पर 33.2% पर आ गई। उसे 19% वोट का नुकसान हुआ और आम आदमी पार्टी ने 61.7% वोट शेयर के साथ ये सीट जीत ली। लेकिन 2020 में इस सीट पर बीजेपी ने अपना ग्राफ बढ़ा लिया। वो 46.8% वोट शेयर पर पहुंच गए। आप 50.1% पर आ गए। यानी 2015 के मुकाबले 2020 में किराड़ी सीट पर बीजेपी को 13.6% वोट शेयर का जंप मिला और आम आदमी पार्टी को 11.6% वोट शेयर का नुकसान हुआ।
2025 में इस 11% वोट शेयर के गैप को कम करके उससे आगे निकलने के लिए ही बीजेपी ने योगी की पहली जनसभा किराड़ी में रखी और योगी ने वहां पहुंचते ही मैजिक दिखाना शुरू कर दिया। तुष्टीकरण के मोर्चे पर आम आदमी पार्टी का सारा खेल एक्सपोज कर दिया। बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। 2020 में दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जो अपने गुरु सरदे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। ऐसे लोगों को सत्ता में दोबारा आने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। यहां पर आम आदमी पार्टी आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इनकी तुष्टीकरण की जो पॉलिसी चली आ रही है, बांटो और राज करो की पॉलिसी चली आ रही है। इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन फैसला करेगी। अरे जनता जनार्दन ने तो लोकसभा चुनाव में फैसला कर लिया है। दिल्ली में 100% रिजल्ट प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ रहा तो जनता जनार्दन तो अपना फैसला कर ही चुकी है। और इस विधानसभा चुनाव में भी जनता जनार्दन फैसला करने को पूरी तत्परता के साथ खड़ी है। दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की डबल इंजन सरकार आनी चाहिए और डबल इंजन सरकार की शुरुआत आपने कर ली है। किराड़ी के बाद योगी की दूसरी रैली का लोकेशन था करोल बाग। अब इस सीट का अंक गणित आपको समझाते हैं। 2013 में करोल बाग सीट पर आपको जीत मिली थी। वोट शेयर था 35.3%। बीजेपी 33.6% वोट शेयर के साथ नंबर 2 पर थी। 2015 में आप और बीजेपी का यह गैप और बढ़ गया। आप 59.8% पर पहुंच गए, बीजेपी 30.6% पर आ गई। 2020 में इस सीट पर आपका ग्राफ और बढ़ गया। आम आदमी पार्टी 62.23% पर पहुंच गई, बीजेपी 32.95% वोट शेयर तक ही पहुंच सकी। करोल बाग वो सीट है जहां पिछले दिनों ही चुनाव में आम आदमी पार्टी ने बड़ी बढ़त ले रखी है और इस बढ़त की काट अगर किसी के पास है तो वो योगी आदित्यनाथ ही हैं। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी लोकसभा चुनाव में एक टेलर दिखाया है। 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह को खिलाने का काम की है। याद करिए, लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने ताल ठोक करके कहा था कि मैं क्यों इस्तीफा दूं, ये तो जनता तय करेगी। तो जनता तो उसी समय तय कर चुकी है, लोकसभा चुनाव में तय कर चुकी है। जनता जनार्दन ने लोकसभा चुनाव में 7 की 7 सीट भारतीय जनता पार्टी को विजयी बना करके भेजा है। और अब मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज जब विधानसभा का चुनाव चल रहा है दिल्ली के अंदर, आपका आशीर्वाद दुष्यंत जी को प्राप्त होगा, सभी लोगों को होगा, सभी लोगों को होगा। बहनों और भाइयों, देखिए, ये गौरव केवल भारतीय जनता पार्टी दिला सकती है। ये कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, ये केवल धोखा दे करके बाबा साहब का अपमान करने वाली पार्टियां हैं। दोनों हाथ ला करके यहां पे आश्वस्त करिए, दोनों जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ ला करके अपना आशीर्वाद श्री दुष्यंत गौतम जी को दीजिए। देंगे? दोनों हाथ ला करके बोले, मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय
योगी ने आम आदमी पार्टी के किले में सेंध लगाने के लिए वही फॉर्मूला अपनाया है जो फॉर्मूला उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में अपनाया था। उस फॉर्मूले का नाम था एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। और करोल बाग में योगी की रैली में उस फॉर्मूले को भी लॉन्च कर दिया गया। जो मंच सजा था उस पर बड़े बड़े अक्षरों में वही स्लोगन लिखा था जिस स्लोगन ने 2024 के अंत में 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार बना दी। दिल्ली में पहले दिन के सुपरहिट सियासी शो में योगी की आखिरी लोकेशन थी जनकपुरी। 2013 में जनकपुरी सीट भी बीजेपी के पास थी। तब बीजेपी का वोट शेयर था 40.2% और आपका वोट शेयर था 37.7%। मगर फिर 2015 में इस सीट पर भी बाजी पलट गई। आप और बीजेपी का ये गैप बढ़ गया। बीजेपी 37.2% पर आ गई। आम आदमी पार्टी 50% से ऊपर 57.7% पर चली गई। लेकिन 2020 में इस सीट पर बीजेपी ने कमबैक किया। बीजेपी को जीत तो नहीं मिली लेकिन वोट शेयर 42.7% पर पहुंच गया और आपका वोट शेयर घटकर 54.7% हो गया। यानी किराड़ी, करोल बाग और जनकपुर, इन तीनों में से 2 सीटों पर 2015 के मुकाबले 2020 में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा और अब उस वोट शेयर में और इजाफा करने के लिए करोल बाग में केजरीवाल को सीधी टक्कर देने के लिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के बाद अपने सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है। और योगी ने दिल्ली के फर्स्ट शो में नहीं, 8 फरवरी का टोन सेट कर दिया है। बीजेपी के लिए माहौल बना दिया है। जो दिल्ली 5000 वर्ष पहले अपने वैभव के लिए इटलाती थी, आज वहां पर पिछले 10 वर्ष के अंदर उस दिल्ली को यहां पर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल के नेतृत्व की सरकार ने नरक बना दिया है, नारकीय बना दिया है। यानी पिछले 10 वर्ष के अंदर राष्ट्रीय राजधानी के अंदर निवास करने वाले 3 करोड़ लोगों को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने केवल इमोशनल ब्लैकमेलिंग के माध्यम से यहां की जनता को शोषण का शिकार बनाया है। लोकसभा चुनाव के समय इन्होंने कहा था कि जनता जनार्दन तय करेगी, मैं जनता की अदालत में हूं। और उस समय इन्होंने कहा था कि जनता तय करेगी कि मुझे इस्तीफा देना है कि नहीं देना है। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटें मोदी जी के कमल चुनाव चिन्ह पर देकर के दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया। को अपना आशीर्वाद देने के लिए दोनों हाथ ला करके मुझे बताओ। सामने घरों के ऊपर दोनों ओर, पीछे सड़क में भी जितने भी लोग हैं सभी दोनों हाथ ला करके मेरे सामने आश्वस्त करिए आशीष सूद को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए। सभी लोग सहमत हैं? विजयी बना के भेजेंगे, बना के भेजेंगे। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सैफ अली खान का हमलावर कौन है, ये मिस्ट्री पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई और मुंबई में एक और ईमेल घूमने लगा। ये मेल कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा और कॉमेडियन सुगंधा मिश्रा को भेजा गया। ऑनलाइन धमकी कपिल शर्मा तक भी पहुंची। मुंबई में बड़े बड़े स्टार को आखिर कौन डरा रहा है और मुंबई के नेताओं को यह बात क्यों नहीं हजम हो पा रही है कि हमलावर बांग्लादेशी था। मुंबई के ही नेता क्यों सवाल उठा रहे हैं। मुंबई की एक मिस्ट्री पर राज आज क्यों गहरे हो गए, ये आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। सैफ पर हमले की केमिस्ट्री गहराती जा रही है। कदाचित काल सैफ त्यांच्या घरी स्वतःच्या जात असताना त्यांची तब्येत किंवा त्यांचं एकंदरीत जे काही कपडे वगैरे होते ते बघितल्यानंतर बाबा यांच्यावर काही दिवसापूर्वी असा हल्ला झाला। सस्पेंस और सवाल बढ़ते जा रहे हैं।
त्याला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला काय घरात चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून नाचतंय ते. देश जानना चाहता है कि इतनी फास्ट रिकवरी का राज क्या है. अब बताया जाना चाहिए कि जो हमला था वो कितना घातक था. सचमुच जो हमलावर था, वो जो भी था, उसने आखिर इनके ऊपर किस प्रकार का हमला किया, कितना हमला किया, वो कितनी बुरी तरह से घायल थे या जख्मी थे, इस बात का खुलासा होना चाहिए. अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सैफ अली खान अपने बांद्रा स्थित दूसरे घर फॉर्च्यून हाइट्स में आराम कर रहे हैं. मां शर्मिला टैगोर और बेटी सारा अली खान उनसे मिलने पहुंची. सियासत से सोशल मीडिया तक बवाल मचा हुआ है. इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा जख्म और इतनी फास्ट रिकवरी का सस्पेंस क्या है. सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि सैफ की रीढ़ पर चाकू टूटकर घुस गया था. वो एक हफ्ते में अस्पताल से टहलते हुए बाहर निकले. ये बात हजम नहीं हुई. लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये पीआर स्टंट है. लीलावती अस्पताल में एक्टर की डबल सर्जरी हुई और फिर स्पाइन सर्जरी के बाद उनका इस तरह से बाहर निकलना चौंका रहा है. कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं नवाब प्रॉपर्टी में एक्सटेंशन पाने के लिए हमले की कहानी गढ़ी तो नहीं गई. सैफ अली खान पर 15-16 की दरमियानी रात हमला हुआ था. डॉक्टरों ने उनके जख्म को बहुत रिस्की बताया था. उन्हें 6 जगह पर चाकू मारी गई थी, जिनमें 2 घाव बहुत सीरियस बताए गए थे. रीढ़ की हड्डी के पास तो 2.5 इंच का चाकू टूटकर घुस गया था. लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन के बाद चाकू के टूटे हुए टुकड़े की तस्वीरें भी जारी की थी. मुंबई पुलिस ने कई दिन की मशक्कत के बाद बांग्लादेशी शरीफुल इस्लाम को ठाणे के जंगलों से गिरफ्तार किया. पुलिस उस तक सीसीटीवी और एआई सर्विलांस के जरिए पहुंची. शरीफुल का ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया है. बांग्लादेश में उसका डीएल 21 नवंबर 2011 को बरिसाल से जारी किया गया था. डीएल के लिए रिटन, ओरल और रिटन टेस्ट की टाइमिंग तक इसमें दर्ज है. उसका डीएल नंबर भी मुंबई पुलिस को मिल चुका है. मुंबई पुलिस के मुताबिक शरीफुल ने पुलिस पूछताछ में अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है. पुलिस ने हमले में इस्तेमाल चाकू का तीसरा टुकड़ा भी बांद्रा में लेक के पास से बरामद कर लिया है. सैफ के बेटे जहांगीर के कमरे से आरोपी की टोपी भी पुलिस को मिली है. टोपी में मिले बालों को डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया है. अब सवाल उठता है कि जब सैफ अली खान पर हमले का केस सॉल्व होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो अचानक आईओ को क्यों हटा दिया गया. पहले सुदर्शन गायकवाड़ इस केस के आईओ थे. अब उन्हें हटाकर अजय लिंग नुरकर को जांच सौंपी गई है. इससे सवाल उठता है कि सैफ के केस में कुछ तो गड़बड़ है. अब डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी सैफ के अस्पताल से घर जाने की तस्वीरों और कपड़ों को देखकर ऐसी बात कही है जिससे सस्पेंस और गहरा गया है. सैफ शर्ट और जीन्स पहनकर अस्पताल से घर पहुंचे थे. वो बड़े आराम से हाथ भी हिला रहे थे, जबकि मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया कि सैफ को पीठ के अलावा हाथ और गर्दन पर भी चाकू से चोट लगी है. कदाचित काल सैफ त्यांच्या घरी स्वतःच्या जात असताना त्यांची तब्येत किंवा त्यांचं एकंदरीत जे काही कपडे वगैरे होते ते बघितल्यानंतर बाबा यांच्यावर काही दिवसापूर्वी असा हल्ला झाला. त्यांची मुळातच तब्येत पण चांगली आहे आणि जे घडलंय ते घडलंयच ना. कारण नंतर त्यांनी आमच्या डिपार्टमेंटनी पहाटे त्याला तिथं घेऊन गेले होते. तू कुठल्या बाजूने वर गेला, कसा गेला, कुठला जिना वापरला, कुठल्या डकमधनं आतमध्ये शिरला, तिथं शिरत असताना ते घर कुणाचं आहे हे तुला काही माहिती होतं का. तर तो म्हणला मी अजिबात ह्या कुठल्याही गोष्टी मला माहिती नव्हत्या. मला एवढंच माहिती होतं ह्या सगळ्या भागामध्ये एक श्रीमंत वर्ग राहतो. महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नीतीश राणे ने भी सैफ अली खान पर हमले पर सवाल उठाया है. उन्होंने सैफ की चोट और रिकवरी पर तंज कसते हुए कई सवाल उठाए. बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये, त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले. म्हणजे नालायक बघा किती आहेत. पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे. कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील. हे घाट लेकी जाऊ मला त्याला तो एवढा तो असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय राहिला काय घरात चाकू मारला की ह्यानी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून नाचतंय ते. सैफ केस में जीतू दीन की एंट्री कैसे हुई? क्या सैफ केस में अब हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है?
सैफ पर हमले के बाद मुंबई के लॉ एंड ऑर्डर पर विरोधियों ने फडणवीस सरकार को खूब घेरा था। अब राणे ने विरोधियों को जवाब देते हुए पूछा है कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे हिंदू कलाकारों पर हमले होते हैं तो उनकी जुबान क्यों नहीं खुलती, सैफ और शाहरुख पर ही क्यों बोलते हैं। राणे के निशाने पर एनसीपी शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड और सुप्रिया सुले। कुठल्या काय सुशांत सिंग राजपूतवर काय झालं, तो तुझा मुंबराच्या जितो नाही वाला बिळाच्या बाहेर, ही तुमच्या बारामतीची ताई नाही आली तेव्हा बाहेर, तिला बरोबर सैफ अली खानची चिंता आहे, शाहरुख खानच्या मुलाची चिंता आहे, नवाब मलिकची चिंता आहे, कधी कुठल्या हिंदू कलाकारची चिंता करताना ऐकले? महाराष्ट्र के चुनाव में तुष्टीकरण की राजनीति औंधे मुंह गिर गई थी। बीएमसी के चुनाव से पहले बीजेपी के विरोधी सैफ के बहाने मुस्लिम वोट का स्कोप ढूंढ रहे हैं, वरना जब बात सैफ की हो रही है तो वो सैफ के साथ साथ मंसूर अली पटौदी और तैमूर तक बात को क्यों खींच रहे हैं। ये मेडिकल चमत्कार है, तो मैं उनकी जो स्वास्थ्य है उनके लिए मैं शुभकामनाएं दूंगा। हमारे देश के अच्छे कलाकार हैं, मंसूर अली खान पतौड़ी के बेटे हैं, करीना कपूर के हस्बैंड है, तैमूर के पिताजी है, तो स्वस्थ रहे। चाकू कितना भी अंदर घुसा वो आदमी जिंदा है और अपने पैरों पर चलकर घर जा रहा है। ये हमारी लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों की एक चमत्कार किया वो लोगों ने, ऐसा लगता है मुझे। सवालों और सस्पेंस के बीच सैफ पर हमले का सच सामने लाने के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच 2 बार क्राइम सीन रिक्रिएट कर चुकी है। आरोपी शरीफुल को सैफ के सतगुरु शरण अपार्टमेंट से 500 मीटर दूर छोड़ा गया। फिर वो कैसे घर में घुसा और सैफ के 11वीं मंजिल वाले फ्लैट में कैसे एंट्री ली, इसे दोबारा रिक्रिएट किया गया। पुलिस के मुताबिक मेन गेट पर तैनात गार्ड जब सो रहे थे तब वो बिल्डिंग में दाखिल हुआ। आवाज ना हो इसलिए उसने जूते उतार दिए और मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। वो 8वीं मंजिल तक सीढ़ियों से पहुंचा। वहां कई फ्लैट के डक्ट चेक किए, लेकिन डक्ट सील होने और दरवाजे बंद होने की वजह से किसी फ्लैट में नहीं घुस पाया। फिर वो पाइप के सहारे 11वीं मंजिल पर चढ़ा और बाथरूम की खिड़की से सैफ के फ्लैट में घुसा। सैफ पर हमले के बाद आरोपी शरीफुल उसी खिड़की और पाइप के सहारे भाग निकला। उसके बाद कई घंटे तक बांद्रा इलाके में ही घूमता रहा। फिर वहां से दादर, वर्ली और ठाणे चला गया, जहां जंगल में उसे गिरफ्तार किया गया। अब उसके बारे में खुलासा हुआ है कि सैफ पर हमले के बाद उसने अपने परिवार को 10,000 टका खाते में ट्रांसफर किए थे और यह भी बताया था कि उसके पास 3,000 बचे हैं। शरीफुल इस्लाम का परिवार बांग्लादेश के झालाकोठी में रहता है। उसके 2 बच्चे भी हैं। वो 10वीं तक पढ़ा है। वो दलाल के जरिए 4-5 महीने पहले भारत में घुसा था। यहाँ कई होटलों में सफाई का काम करता था। उसकी गिरफ्तारी और सैफ के घर लगे सीसीटीवी में दिखने वाले शख्स को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि जिसे भी जो शंका है वो गृह विभाग को अपनी बात बताए। महाराष्ट्र में गृह विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के पास है। तुम्ही असं वेगवेगळ्या व्यक्तींनी कुठं स्टेटमेंट केलेलं असेल तर खरं कालच ते माझ्या जवळ बंदरे आणि 2 डिपार्टमेंट त्यांच्याकडे त्याचा आढावाच्या करता आलेले होते। मला ह्याच्याबद्दल काही माहिती नाही। त्यांनी जर काही त्यांच्या मनात असेल तर डिपार्टमेंटला सांगावं। मी पण डिपार्टमेंटला फार तर सांगेन की असं कोणाच्या मनामध्ये शंका कुशंका असेल, वास्तविक ती व्यक्ती सापडलेली आहे। ती व्यक्ती बांगलादेशमधून आलेली होती। ती एका मुंबईच्या बद्दल आकर्षण बहुतेक सगळ्यांना असतं। बांगलादेशला जायचं होतं म्हणून त्याला 50,000ची गरज होती, पण मागताना त्याने 1 कोटी मागितले। त्यामध्ये अजून तरी तसा क्लू मिळालेला नाहीये। मुंबई में फिल्मी सितारों को धमकी मामले में अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। कॉमेडियन कपिल शर्मा को ईमेल कर जान से मारने की धमकी दी गई है। ऐसी धमकी राजपाल यादव और कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा को भी दी गई है। मेल में लिखा है कि कोई पब्लिक स्टंट या परेशान करने की कोशिश नहीं है, इसे बहुत सीरियसली लें और गोपनीयता बनाए रखें। 8 घंटे में मेल का जवाब दें, वरना मान लेंगे कि आपने हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया। हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम कोई बिश्नोई नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के आईपी एड्रेस वाले मेल से भेजी गई धमकी विष्णु नाम के मेलर से दी गई है। फिल्मी सितारों से कोई फिरौती भी नहीं मांगी गई है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये टीम राजपाल यादव नाम
नाम पर एक ईमेल आया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान का आईपी एड्रेस है, बिश्नोई गैंग करके खुद को प्रपोज करते हैं और यहाँ पे राजपाल यादव को बताया गया है कि आप कपिल शर्मा को ये डेथ मैसेज दे दो कि हम आपके हालचाल पर ध्यान रख रहे हैं। और हमने जैसे सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी, इनके फ़ोटो उसमें अटैच किए गए, तो जैसे पास्ट में उनकी हत्याएं हुई है ऐसा एक डेथ मैसेज उन्होंने लिखकर ईमेल भेजा है। इसके बारे में पूरी टेक्निकल जानकारी जुटाने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। एफआईआर हमारे पास दर्ज है। राजपाल यादव का बयान दर्ज किया गया है, जिनको ये मेल जिन्होंने देखा था, और बाकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद अब फिल्मी सितारों को डराने की कोशिश की जा रही है। पहले सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई और फिर शाहरुख खान के घर घुसने की कोशिश की गई। अब सैफ पर हमले के बाद सवाल है कि बॉलीवुड को कौन डराने की कोशिश कर रहा है।